कहते हैं दुनिया एक किताब है और जो यात्रा नहीं करते वे केवल एक पन्ना पढ़ते हैं। सेंट ऑगस्टीन की ये बात आज भी कितनी सही लगती है ना। बिल्कुल। और इसी यात्रा यानी पर्यटन पर आज हम बात करने वाले हैं, खास तौर पर भारत के संदर्भ में। हाँ, आज हम भारत में पर्यटन की जो अपार संभावनाएं हैं और जो गंभीर चुनौतियां भी हैं उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये चर्चा बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे एक काफी महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है और हमें लगता है कि ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए और जो भी समसामयिक मामलों में रुचि रखते हैं उनके लिए काफी अहम हो सकती है। जी बिल्कुल। लेख में एक दिलचस्प बात कही गई है। हाँ, वो व्यापार बाधाओं वाली बात है ना। सही। जैसे अमेरिका ने मान लीजिए 50% टैरिफ लगा दिया, राइट। तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। राइट। लेकिन पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये टैरिफ वाली बाधाएं नहीं है। अच्छा, तो ये एक तरह से सुरक्षित रास्ता हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक। खासकर अगर हम उन पर्यटकों को आकर्षित कर पाएं जो ज्यादा खर्च करते हैं, मतलब हाई वैल्यू टूरिस्ट। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सहारा बन सकता है। तो चलिए इसी की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं मौजूदा स्थिति से। भारत का पर्यटन क्षेत्र अभी है कहाँ? वित्त वर्ष 23 के आंकड़े देखें तो जीडीपी में लगभग 5% का योगदान था पर्यटन का और नौकरियां करीब 7.6 करोड़। हाँ, ये आंकड़े दिखाते हैं कि महामारी के बाद रिकवरी हो रही है। मतलब हम महामारी से पहले के स्तर की तरफ बढ़ तो रहे हैं। और देखिए 2024 में करीब 99.5 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए। लेकिन ये आंकड़ा अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल से कम है ना? हाँ, थोड़ा कम है, पर यहाँ एक ज्यादा गौर करने वाली बात है। विदेशी मुद्रा आय, जिसे एफईई कहते हैं, वो 2024 में 10% बढ़ गई। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। मतलब पर्यटक थोड़े कम आए लेकिन कमाई ज्यादा हुई। जी हाँ, ये करीब 2.9 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब भारत ज्यादा खर्च करने वाले पर्यटकों को खींच रहा है? ये एक संभावना तो है, और ये निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। ये दिखाता है कि पर्यटन सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि क्वालिटी और राजस्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नौकरियों, रेवेन्यू और भारत की वैश्विक छवि सबके लिए अहम है ये। अच्छा, अगर वैश्विक स्तर पे देखें तो भारत कहाँ खड़ा है? WTTC की कोई रिपोर्ट थी शायद। हाँ, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद यानी WTTC की 2024-25 रिपोर्ट। उसके मुताबिक भारत दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था है। 8वीं? ये तो काफी महत्वपूर्ण है। और मेडिकल टूरिज्म का क्या? उसमें भी भारत की अच्छी रैंकिंग थी शायद। जी, मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स 2021 में 46 देशों में भारत 10वें स्थान पर था। और पर्यटक आ कहाँ से रहे हैं सबसे ज्यादा? अमेरिका, बांग्लादेश, यूके, ये मुख्य स्रोत बाजार हैं। अच्छा, और आते क्यों हैं लोग? मतलब मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा लोग, करीब 46%, छुट्टी मनाने आते हैं। हाँ, लेजर ट्रैवल। बिल्कुल। फिर करीब 27% लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने आते हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, और लगभग 10% बिजनेस के लिए। और भविष्य की क्या संभावनाएं दिखती हैं? WTTC का कुछ अनुमान है? हाँ, अनुमान तो बहुत बड़े हैं। WTTC का मानना है कि 2035 तक ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था में लगभग 42 ट्रिलियन रुपए का योगदान दे सकता है। 42 ट्रिलियन? और नौकरियां? नौकरियां भी करीब 6.4 करोड़। और सरकार का अपना लक्ष्य तो और भी महत्वाकांक्षी है। क्या लक्ष्य रखा है सरकार ने? 2047 तक $3 ट्रिलियन की पर्यटन अर्थव्यवस्था बनाना। $3 ट्रिलियन? हाँ, और 10 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक और रोजगार, 20 करोड़ रोजगार पैदा करना। बाप रे, ये लक्ष्य तो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या ये हासिल किए जा सकते हैं? चुनौतियां तो होंगी ही। चुनौतियां बिल्कुल हैं और काफी गंभीर हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है वीजा प्रक्रिया। हाँ, ये तो अक्सर सुनने में आता है। क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, भारत सिर्फ 3 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश देता है, भूटान, नेपाल और मालदीव। बस 3? और दूसरे देश? तुलना के लिए देखिए, चीन 70 देशों को और थाईलैंड 90 देशों को वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल जैसी सुविधाएं देता है। तो ये एक बड़ा अंतर है। पहुंच आसान नहीं है। सही बात है। और दूसरी बड़ी चुनौती, बुनियादी ढांचा। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बहुत बहुत बड़ी कमी है। आप सोचिए, पूरे भारत में करीब 2 लाख होटल कमरे हैं। 2 लाख? और चीन में? चीन में 2 करोड़। ओह, इतना बड़ा फर्क। हाँ, इसके अलावा परिवहन नेटवर्क, खासकर जो दूर दराज के पर्यटन स्थल हैं, वहां तक कनेक्टिविटी अभी भी कमजोर है। और स्वच्छता और सुरक्षा, इनका भी असर पड़ता होगा पर्यटकों के अनुभव पर? निश्चित रूप से। साफ सफाई की कमी और सुरक्षा को लेकर चिंताएं ये अनुभव को खराब कर सकती हैं। और एक और अहम बात है वैश्विक प्रचार की कमी।
मतलब मार्केटिंग। जैसे अतुल्य भारत अभियान था, हाँ, वैसा कोई बड़ा प्रभावी अभियान पिछले दशक में दिखा नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है। लेख में ग्रीस का उदाहरण भी था शायद। जी। भारत में ग्रीस से लगभग 2 गुने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, 44। हाँ, ये तो पता है। लेकिन फिर भी ग्रीस हमसे 3 गुना ज्यादा पर्यटक आकर्षित करता है। 3 गुना? ये कैसे? यही दिखाता है कि सिर्फ आकर्षण होना काफी नहीं है। आसान पहुंच, बेहतर सुविधाएं और जबरदस्त मार्केटिंग कितनी जरूरी है। हम इसमें पीछे हैं। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए वो जो हाई वैल्यू टूरिस्ट की बात हम कर रहे थे, उनको कैसे आकर्षित किया जाए? देखिए, इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। कई मोर्चों पर काम करना होगा। जैसे कि? पहला तो है नीति और प्रवेश, मतलब वीजा प्रक्रिया को सरल बनाना, ई वीजा का दायरा बढ़ाना, ज्यादा देशों को वीजा ऑन अराइवल देना। ठीक है। और दूसरा, बुनियादी ढांचा और गुणवत्ता। वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनानी होंगी। सरकार जो 50 पर्यटन स्थल विकसित करने की बात कर रही है, उसे तेजी से पूरा करना होगा। होटलों को HML लिस्ट में शामिल करने से उन्हें कुछ वित्तीय मदद मिल सकती है। HML लिस्ट, ये क्या है? हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें शामिल होने से सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन वगैरह मिलने में आसानी होती है। और हाँ, सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये तो हो गई सुविधाओं की बात, लेकिन अनुभवों और मार्केटिंग का क्या? बिल्कुल। तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है यूनिक अनुभव और प्रभावी मार्केटिंग। हमें खास तरह के अनुभव डिजाइन करने होंगे। जैसे आयुर्वेद रिट्रीट, लग्जरी वाइल्ड लाइफ सफारी, आध्यात्मिक वेलनेस टूर। लक्षद्वीप जैसी जगहों में जो संभावनाएं हैं, उनका सही इस्तेमाल करना। हाँ, लक्षद्वीप की काफी चर्चा भी हुई थी। जी। फिर प्रभावशाली व्यक्तियों, ब्लॉगर्स, यात्रा लेखकों को बुलाना ताकि वो यहाँ के अनुभव दुनिया को बताएं। स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के तहत सर्किट विकसित करना, जैसे बौद्ध सर्किट, हिमालयन सर्किट। अच्छा। चिकित्सा और कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देना, हील इन इंडिया जैसी पहल इसी दिशा में है। ज्ञान भारतम मिशन जैसी पहल भी हैं जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया तक पहुंचा सकती हैं। और सुरक्षा, वो भी तो जरूरी है। सबसे जरूरी। इसके लिए हेल्पलाइन, टूरिस्ट पुलिस जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करना होगा। पर्यटकों को सुरक्षित महसूस कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो अगर हम सार निकालें तो बात यह है कि पर्यटन में भारत के लिए वाकई अपार संभावनाएं हैं। ये व्यापार बाधाओं से मुक्त विकास का एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है। हाँ, रोजगार पैदा करने, विदेशी मुद्रा कमाने और दुनिया में भारत की एक सकारात्मक छवि बनाने के लिए। लेकिन इसकी पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए हमें जो मुख्य चुनौतियां हैं, वीजा, बुनियादी ढांचा, वैश्विक प्रचार, सुरक्षा, इनसे निपटना ही होगा पूरी गंभीरता से। और अगर हम सेवा और अतिथि देवो भव के अपने मूल मंत्र पर चलते हुए इन पर काम करें तो बिल्कुल 2047 तक भारत एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में जरूर उठ रहा है। पूछिए। हम आर्थिक लाभ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर भारत ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि पर्यटन का ये विकास सस्टेनेबल हो, मतलब टिकाऊ हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और स्थानीय संस्कृतियों को दबाने या बिगाड़ने के बजाय उन्हें और समृद्ध करे। सिर्फ आर्थिक विकास ही न हो, सांस्कृतिक रूप से भी ये फायदेमंद हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शायद अगली चर्चा का विषय भी हो सकता है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। इस पूरी चर्चा पर अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछें, और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।